हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस आरओ 2022 को लेकर बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर डाउट्स हैं, किस में अवेलेबल चाहिए किस में नहीं चाहिए, समकक्ष जो हैं योग्यताएं वो क्या है, कमीशन की तरफ से क्या क्या बताया गया है, ओ लेवल या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी डिग्री हैं वो आरओ पोस्ट के लिए चाहिए या फिर एआरओ पोस्ट के लिए चाहिए, टाइपिंग किस में होती है, इंग्लिश में होती है या फिर हिंदी में होती है, अगर हिंदी में होती है तो फॉन्ट कौन सा होता है, टाइपिंग किस नेचर की होती है, क्वालिफाइंग नेचर की होती है या फिर इसका मार्क्स जुड़ता है या फिर नहीं जुड़ता है, ये सब सारे डाउट्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्री को लेके हम लोग स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे, मुख्य परीक्षा को लेके भी यहाँ पे स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे, कितने मार्क्स फाइनली चाहिए होते हैं, कौन से विषय पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, फाइनल कट ऑफ अभी तक का क्या रहा है। ये जो सेकंड पॉइंट में लिखा है सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, पे स्केल, सैलरी वगैरह, इसको हम लोग एक बार कर चुके हैं वीडियो में। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना। इस वीडियो में हम लोग सेकंड पॉइंट पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बुक लिस्ट देखेंगे, फिर डाउट्स क्लियर करेंगे, इसके बाद हम लोग फिर स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे। और इसके नोटिफिकेशन आने की जो बात हो रही है वो नवंबर दिसंबर में बताई जा रही है। अगर मान लीजिए नवंबर में नोटिफिकेशन आता है तो फिर एग्ज़ाम 2022 में तो होने से रहा, फिर वो 2023 में जाएगा, वो जनवरी लास्ट में या फिर फरवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक में होगा। तो आपके पास अभी अच्छा खासा समय है, लगभग 5 महीने का समय है, कम से कम 5 महीने मान के चल सकते हैं। तो ये चांस आपके लिए गोल्डन चांस है। और एग्ज़ाम भी कठिन नहीं होता है, फिक्स्ड पैटर्न है, फिक्स्ड सिलेबस है, जो प्री में पढ़ना है वही लगभग मेंस में भी आना है। बस हिंदी का जो सब्जेक्ट है वही वाला पोर्शन थोड़ा सा अलग हो जाता है। और अभी तो ये खैर मनाइए कि मुख्य परीक्षा में जो जीएस और हिंदी का अभी भी ऑब्जेक्टिव हो रहा वो सब्जेक्टिव नहीं है, या फिर ये अभी तक यूपी पीसीएस अपर में मर्ज नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पे जल्दी से बुक लिस्ट देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हिंदी देखना है। हिंदी की ये किताब आती है आदित्य पब्लिकेशन की, सफ़ेद रंग का वाइट कलर का इसका रैपर होता है, फ्रंट कवर होता है। ये बुक सही है, ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाते हैं और थ्योरेटिकल सब मिल जाता है, सारा प्रीवियस मिल जाता है, छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक। यूपी स्पेशल के लिए परीक्षावाणी खरीद लीजिए। परीक्षावाणी पसंद नहीं आती है, दृष्टि आईएएस की स्पेशल यूपी पीसीएस के लिए किताब आ रही हैं, आपने देखा होगा। तो एक यूपी स्पेशल की भी किताब है, आप दृष्टि आईएएस की उठा सकते हैं। परीक्षावाणी भी बढ़िया किताब है। दृष्टि आईएएस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। परीक्षावाणी नहीं आती इंग्लिश में, हिंदी में ही आती है। हिस्ट्री के लिए तो मैं हमेशा ही ओल्ड एनसीईआरटी को रिकमेंड करता हूँ। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये तीनों किताबें आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लेना है। आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, ओल्ड एनसीईआरटी बोल देंगे, आपको वो तीनों निकाल के दे देगा। ओल्ड एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, एस के पांडे उठा लीजिए। एस के पांडे भी यहाँ पे यूपी पीसीएस में बहुत चलती है। और एस के पांडे की भी तीनों सेपरेट किताब आती हैं, एंशिएंट की अलग आती है, मिडिवल की अलग आती है, मॉडर्न की अलग आती है। लेकिन काम आपका ओल्ड एनसीईआरटी से चल जाएगा यूपी पीसीएस आरओ में। और साथ में फिर घटना चक्र, पूर्वालोकन है जो हिस्ट्री का, उससे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका यूपी पीसीएस आरओ के लिए और पीसीएस अपर तक के लिए काम हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए भी आपको परीक्षावाणी ले लेना है। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल 2 किताबें आती हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो महेश बरनवाल को ले सकते हैं। सोर्स कोशिश करना जितना कम से कम हो सके उतना बेटर है। तो ऐसा मत करना कि परीक्षावाणी भी ले लिए, महेश बरनवाल भी ले लिए और दोनों पढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर ऐसा करोगे तो फिर सक्सेस डिले हो जाएगा। और साथ में घटना चक्र से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना। हर एक सब्जेक्ट का पूर्वालोकन आता है, आप लोगों को पता है। अब तो ये इंग्लिश मीडियम में भी आने लगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। हर एक किताब की रीडिंग 2 बार हो गई और 2 बार आपने घटना चक्र को देख लिया, तो ये समझ लीजिए आपका प्रीलिम कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, मोटी सी किताब है लेकिन अच्छी किताब है। और साथ में घटना चक्र से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। घटना चक्र तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, एमसीक्यूज तो देखना ही देखना है। जिनके पास समय बहुत कम है और जीएस पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं, पॉलिटी पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो वो अभी यूपी पीसीएस आरओ के लिए लक्ष्मीकांत को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ प्रैक्टिस करें एमसीक्यू से, उसी से रिवाइज करें अपना, क्योंकि पहले पढ़ रखा है। साइंस के लिए सेपरेट साइंस की किताब आती है लूसेंट की, इसको ले लेना आप, इस सेपरेट वाली बढ़िया है। और प्लस में घटना चक्र। और क्या है फिर, इकोनॉमी से देखिए करंट अफेयर से ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा समय है तो आप मोरनल की वीडियो देख लीजिए, इनकी प्लेलिस्ट पे जाना, इनका चैनल है 78 करके या फिर 84 करके एक वीडियो की प्लेलिस्ट है, इकोनॉमी फॉर यूपीएससी लिखा हुआ है, आप उनको देख लेना, आप मास्टर हो जाएंगे इकोनॉमी के। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो घटना चक्र उठा लो, बस इसी को पढ़ लो, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। बाकी इकोनॉमी के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स कर देगा। कंप्यूटर भी आता है, तो कंप्यूटर भी आपको देखना है। कंप्यूटर का तो सब्जेक्टिव होता है, आपको 3-4 क्वेश्चन पूछता है, लिखने को बोलता है। जैसे 2 नंबर में पूछ लेता है कि फ्लैश मेमोरी के बारे में लिखिए, पेन ड्राइव के बारे में लिखिए, रैम के बारे में लिखिए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन। तो सबसे ईजी सॉल्यूशन परीक्षावाणी की कंप्यूटर की किताब आती है, उठा लेना इसको। ये सब आपको पढ़ना है।
ठीक है। और लास्ट बचा करंट अफेयर्स। तो देखिए साहब लोग, करंट अफेयर्स के लिए तो कोई भी मैगजीन उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एग्ज़ाम से पहले हम तो प्रोवाइड कराएंगे ही। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दूंगा और नेशनल लेवल का भी करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने यूपी करंट अफेयर्स जनवरी से लेके जुलाई 2022 तक तो पढ़ ही लिया है, 6 महीने का पढ़ लिया है, 7 महीने का पढ़ लिया है। इसके बाद का जो भी अपडेट होगा मैं अपडेट कर दूंगा प्लेलिस्ट में। और एग्ज़ाम जब नज़दीक होता है तो घटना चक्र वालों की आई दृष्टि आती है, इसको ले लेना। आई दृष्टि अगर पढ़ने में कठिन लगती है तो घटना सार ले लेना। घटना सार भी आपको मंथली मिल जाएगा, बाई मंथली मिल जाएगा, 6 मंथ में भी मिल जाएगा। तो इसकी भाषा थोड़ी आसान है तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बातें थी मटेरियल को लेकर। और एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो बहुत सारी कोचिंग टेस्ट सीरीज भी चलाती हैं, है ना, तो टेस्ट सीरीज भी हम लोग कर लेंगे। तो ये काम मेरा रहेगा तो मैं करा दूंगा, PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। अब आप बताइए, आप तैयार हैं? और 5 महीने का समय बिल्कुल भी कम नहीं है, ठीक है, अच्छा खासा समय है। तो यहाँ पे बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जो अभी अंडर ग्रेजुएट होंगे या फिर उनकी ग्रेजुएशन अभी चल रही होगी। ऐसे भी छात्र हो सकते हैं जिनके पास बहुत कम समय हो। यहाँ पे ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं जो ऑलरेडी अभी जॉब में हो, उनके पास तो बहुत कम समय है। तो यहाँ पे इन सभी लोगों की स्ट्रेटजी अलग अलग हो जाएगी। जो जॉब में है उनके लिए फिर 5 महीने का समय नहीं है, उनके लिए एक तरह से 2.5 महीने का समय है ना, क्योंकि उनको आधा समय तो नौकरी में देना है। तो भैया बहनी लोग, हमारे पास स्ट्रेटजी का बस एक ही की पॉइंट है। अगर आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है तो आप अचानक से 1 दिन में 2 दिन में दौड़ नहीं सकते। आपको बहुत पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले दिन आप 100 मीटर दौड़िए, फिर आप 200 मीटर दौड़िए, इसी तरह फिर आगे अपना टारगेट बढ़ाते रहिए। बस ये काम करने की ज़रूरत है। ये अगर कर लिए तो ये बहुत आसान है, फिर ये हलवा है। और ये जो 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर हैं, ये छोटे छोटे टारगेट्स हैं आपके। सिलेबस को सामने रखिए और एक एक टॉपिक पे काम करते चलिए। प्रीलिम में 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर GS का होता है, दूसरा पेपर हिंदी का होता है। दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, बहुविकल्पी होते हैं। GS के 140 क्वेश्चन आते हैं, 140 मार्क्स के आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। टोटल 200 मार्क्स हो गए, ठीक है, 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन। इन 200 में आपको 140 चाहिए और ये बहुत आसान है। GS में आप इजीली 85 तक सही कर ले जाओगे। और हिंदी तो इतना आसान आता है कि आपका नंबर 52 से कम आना ही नहीं चाहिए। लड़के 58 तक ले आते हैं, 59 तक ले आते हैं। 55 तक अगर ले आएंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगर हिंदी में आप 50 नंबर लाते हैं 60 में, तो ये 50 नंबर अच्छा नहीं माना जाता, ये जान लीजिए आप, है ना, क्योंकि पेपर का लेवल ईजी रहता है हिंदी का। लेकिन GS का पेपर अच्छा खासा आता है, UP PCS अपर की टक्कर का आता है। आइए यहाँ पे जो कुछ डाउट्स रहते हैं इनको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी जो होती है RO की, आपको सिर्फ एक ग्रेजुएशन चाहिए, आप ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो जाए, और आपको कोई कंप्यूटर की डिग्री नहीं चाहिए, कोई O लेवल नहीं चाहिए, RO में कोई भी O लेवल नहीं चाहिए। ERO में भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए, प्लस क्या चाहिए, O लेवल चाहिए या फिर O लेवल के जो समकक्ष हैं, ठीक है, समकक्ष हैं। समकक्ष डिग्री कौन कौन सी हैं ये UP PCS ने बताया है नोटिफिकेशन में, बहुत सारी लिस्ट दी हुई है, उसको आप देख लेना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वैसे एक डिग्री मैं बता दे रहा हूँ, PGDCA, ये वैलिड है। अगर आपके पास PGDCA है तो आप ARO के लिए एलिजिबल हैं। O लेवल आपने देख लिया, RO के लिए नहीं चाहिए, ARO के लिए चाहिए। O लेवल या फिर यहाँ पे समकक्षता लिख लीजिए, ठीक है, O लेवल या समकक्ष डिग्री। टाइपिंग किसे चाहिए? RO में कोई टाइपिंग नहीं होती है, ARO में टाइपिंग होती है। किस चीज़ की टाइपिंग होती है? हिंदी की होती है। किस फॉन्ट पे? कुर्ती दिप पे, ठीक है, मंगल फॉन्ट पे नहीं होती है, कुर्ती दिप पे होती है। टाइपिंग का नेचर क्या है? क्वालिफाइंग है या फिर इसका मार्क्स जुड़ता है? टाइपिंग का नेचर है यहाँ पे क्वालिफाइंग, सिर्फ आपको पास होना है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। आपकी फाइनल कट ऑफ 400 में ही बननी है, RO की भी बननी है, ARO की बननी है। और इन 400 में टाइपिंग का नंबर नहीं होता, वो भी हम लोग नीचे डिस्कस करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। टाइपिंग बस आपको पास करना है। और किन लोगों को? जो ARO में सेलेक्ट होंगे। क्लियर है? चलिए अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा मेंस का देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर है GS का, जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो आप प्रीलिम में दे के आए हो GS का पेपर, वैसा ही पेपर, सेम पेपर, कुछ भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ क्वेश्चन का है। प्रीलिम में 140 क्वेश्चन आते हैं, मुख्य परीक्षा में 120 क्वेश्चन आते हैं, बस इतना फ़र्क है। दूसरा पेपर में 2 खंड है। खंड A में पत्रालेखन, गद्यांश, कंप्यूटर, मुहावरे वगैरह, और खंड B में, ये खंड B है, ये खंड A है। ये जो खंड A है ये 100 नंबर का है,
ये 100 नंबर में क्या क्या रहता है? पत्र आलेखन रहता है, गद्यांश रहता है, कंप्यूटर रहता है, मुहावरे रहते हैं, प्रशासनिक शब्दावलियाँ रहती हैं, वो हिंदी से इंग्लिश लिखा जाता है, इंग्लिश से हिंदी लिखा जाता है। और खंड बी जो है, खंड खा, वो सामान्य हिंदी का पेपर है जो आप प्रीलिम में दे के आए हो। वहाँ पे 60 क्वेश्चन रहते हैं 60 नंबर के, यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहते हैं 60 नंबर के, बस इतना फ़र्क है। और तीसरा पेपर होता है निबंध का। 9 निबंध आते हैं जिनमें से आपको 3 लिखने पड़ते हैं। इतना ज़्यादा चॉइस है। हर एक निबंध 40 नंबर का रहता है। टोटल निबंध का पेपर हो गया 120। अब टोटल मार्क्स जोड़िए आप लोग। पहले पेपर कितना हो गया? 120 है ना, 120। दूसरा पेपर कितने का हो गया? 100 इधर था और 60 इधर, यानी 160। और तीसरा पेपर 120 मार्क्स। टोटल कितना हो गया? 400 नंबर। इन्हीं 400 में आपकी मेरिट लिस्ट बननी है, ठीक है। प्री का नंबर नहीं जुड़ता है। और अगर आप पिछली बार का कट ऑफ देखेंगे तो 400 में कट ऑफ जो रहती है वो 280 से 290 नंबर रहती है। और 280 नंबर 400 का कितना परसेंट है? लगभग 70% है। यानी आपको 70% मार्क्स मुख्य परीक्षा में चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर आप पुराने साल की कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 278 थी आरओ की, और ये कहाँ पे? सचिवालय में, सेक्रेटेरिएट में 278, यानी ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स था। 278 सबसे कम नंबर था जनरल कैटेगरी में जिस पे आरओ की पोस्ट मिली थी, ठीक है। यही कट ऑफ ओबीसी में 272 थी, एससी के लिए कट ऑफ 257 और एसटी में ये 241। तो आपको 290 का टारगेट तो लेके चलना ही पड़ेगा ना हर हालत में। अगर आप 280 मार्क्स भी लेके चलते हैं अपना टारगेट, तो आपको जीएस पेपर 1 में 120 नंबर में कितना लाना पड़ेगा? 70% तो चाहिए। तो इसका 70% कितना हुआ? 12 सत्ते 84। चलिए 80 मार्क्स यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। हिंदी में 100 का 70% कितना हुआ? 70। हिंदी ऑब्जेक्टिव में जो आपको 60 नंबर के होते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो आप कोशिश करें कि आपका कम से कम 26 से 27 क्वेश्चन सही हो। तो यहाँ पे भी आपको 54 नंबर 55 नंबर चाहिए। तो ऐसे ये बहुत क्रूशियल है। अगर इस पर आपने कमांड कर ली, अच्छी शब्दावलियों का यूज कर लिया निबंध में, तो आप समझ लीजिए आपका ईजिली यहाँ पे 65% मार्क्स आ जाएगा। ऐसे में 65% ऐसे में बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप 60% भी लेके चलते हैं तो 12 छंग 72 नंबर होता है। अब इतना नंबर तो लाना ही लाना है ना सिलेक्शन के लिए। आप इनको जोड़ेंगे तो वही नंबर आ जाएगा 276 277। इतना तो चाहिए आ जाता है, ऐसा भी क्या है। बस आपको इस पर काम कर लेना है निबंध पे। आप वीकली बेसिस पे 2 ऐसे लिखिए, नहीं तो काम बनेगा नहीं। आप कमरे के अंदर लाख पढ़ लें, कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे जब हॉल में बैठते हैं तो याद नहीं आता है, हाथ चलता नहीं है, सोचना पड़ता है। तो इस सोचने का समय नहीं है ना। अगर आपने सोचा तो आप शब्द लिमिट को पूरा नहीं लिख पाएंगे, तो वैसे ही नंबर कट जाएगा, डाउन हो जाएगा आपका नंबर। हर एक निबंध 40 नंबर का है, हर एक निबंध 40 नंबर का है। अगर निबंध बेकार हो जाता है तो विश्वास करिए 8 से 10 नंबर भी टपका देता है एग्जामिनर। और 8 से 10 नंबर अगर आ गया तो फिर बताइए आप 280 तक पहुँच पाएंगे? किसी भी कीमत पर नहीं पहुँच पाएंगे। हर एक निबंध में 30-40 शब्द ऐसे डाल दो जिससे एग्जामिनर बिल्कुल मस्त हो जाए पढ़ के। तो फिर यही नंबर जो 8-10 नंबर आने वाला था, यही नंबर आपका आराम से 30 नंबर 32 नंबर आएगा। हर एक निबंध में 25 नंबर तो हर हालत में चाहिए सिलेक्शन के लिए। अगर 30-32 नंबर आ गया इसका मतलब है आपका निबंध जो है वो बहुत अव्वल दर्जे का लिखा हुआ है। और ये सब आएगा कैसे? राइटिंग से आएगा। राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, तमाम वेबसाइट्स हैं वहाँ पे डेली अपडेट होता है टॉपिक निबंध के लिए। आप किसी भी टॉपिक को उठा लो, हफ्ते में 2 टॉपिक उठा लो। आप निबंध किस टॉपिक पे तैयार कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप सिलेबस में देखे हो ना, मेंस के 3 कैटेगरी रहती हैं निबंध की। एक सेक्शन आपको पॉलिटिकल मिल जाएगा, एक टॉपिक आपको एनवायरनमेंट से मिल जाएगा। तो आप एक निबंध बढ़िया से एनवायरनमेंट पर तैयार कर लीजिए, एक कोई सामाजिक इशू पे तैयार कर लीजिए, तीसरी कैटेगरी भी देख लीजिए। आप सिंपली गूगल भी करेंगे डेली ऐसे टॉपिक यूपीएससी, तब भी आपको रिसेंट टॉपिक मिल जाएगा। तो ये तो टॉपिक वाली बात होगी। बाकी इसका कंटेंट कहाँ से मिलेगा? कंटेंट मैगजीन से मिलता है, योजना से मिलता है। आप लोग योजना पढ़ना शुरू कीजिए, आप लोग कुरुक्षेत्र पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ये निबंध के लिए ही तो है। किसी महीने की योजना पूरी की पूरी इस तरीके से सशक्तिकरण पर मिल जाती है, किसी महीने टॉपिक एग्रीकल्चर का आ जाता है। इस तरीके से बदल बदल के टॉपिक आते रहते हैं, ठीक है। तो लिखिए, लेखनी पे विश्वास कीजिए, यहाँ पे दिमाग पे थोड़ा सा कम विश्वास कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में इतना समय नहीं रहता है कि आप सोचें। आपकी कलम चलती रहना चाहिए, वहाँ पे जो भी फैक्ट हैं टॉपिक से रिलेटेड वो माइंड से जल्दी जल्दी निकलते रहे। तो ये तो तब होगा जब आपने सोचने का काम पहले से कर रखा हो, है ना। ठीक है, तो निबंध लिखना स्टार्ट कीजिए। हफ्ते में 2 निबंध ही लिखिए, हफ्ते में 1 ही निबंध लिखिए। दोस्तों में चेक कराइए, दोस्तों के पास समय नहीं है, खुद ही चेक कर लीजिए।
10 दिन बाद उस टॉपिक को चेक कर लीजिए, आपको खुद इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। ठीक है, तो इतनी बातें थी इसमें, चलते हैं फिर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।